नमस्कार, मैं अनूप कुमार पांडे। हम ये जो शिक्षा शास्त्री या बीएड के, एमएड के कक्षाओं में नूतनतया प्रवर्तित पाठ्यक्रम आकलन के संदर्भ में परिचर्चा कर रहे हैं और आकलन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पिछले व्याख्यान से। कुछ हमने इसकी भूमिका और जो संप्रत्यात्मक पृष्ठभूमि के बारे में कल पहले व्याख्यान में परिचर्चा किया था, उसको आधार मान करके आज आकलन के उद्देश्यों और परिभाषाओं के आधार पर इसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। साथियों, आकलन अपने आप में एक ऐसा शब्द है, ऐसा विस्तृत ऐसी प्रक्रिया है जिसको एक शब्द से परिभाषित करना या एक पंक्ति से परिभाषित करना अत्यंत दुरूह कार्य है। इसीलिए आकलन के हूबहू अर्थ को रखना बताना मुश्किल है। सामान्य रूप से आकलन क्या है? गणना को आकलन कहते हैं, या किसी भी वस्तु का जिसका हम मात्रात्मक रूप से निर्धारण नहीं कर सकते हैं, किसी भी तथ्य का जिसका मात्रात्मक रूप से निर्धारण नहीं कर सकते हैं और उसका गुणात्मक निर्धारण ही हो सकता है, उसको आकलन कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेड़ पर लगे हुए आम, इस आम को जो पेड़ पर अब तक लगे हुए हैं, वो जब तक उतारा न जाए, तराजू और बटखरे के आधार पर उसको तौला न जाए, तब तक उसके मात्रात्मक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, अर्थात कितने केजी आम है यह कहना मुश्किल होगा। तो क्या करते हैं हम? गुणात्मक रूप से उसको परिभाषित करते हैं, तो कि लगभग इतना केजी आम हो सकता है, इतने क्विंटल आम हो सकते हैं पेड़ पर। तो इसी प्रक्रिया को गुणात्मक रूप से किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है, उसको आकलन कहते हैं सामान्य रूप से। अब हम कहेंगे कि मूल्यांकन भी तो यही है, लेकिन मूल्यांकन और आकलन में फर्क है। जब आकलन का हम अर्थ समझ लेंगे तो मूल्यांकन के विषय में भी परिचर्चा करेंगे, मूल्यांकन का भी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः आप जानिए कि मूल्यांकन क्या होता है? मापन के आधार पर गुणों को बताने की प्रक्रिया मूल्यांकन होती है, और मूल्यांकन कृत कार्य के बाद होता है। जितनी सामग्रियां उपलब्ध हो गई, उसके आधार पर मापन करने के बाद मूल्यांकन कर लिया जाता है। यद्यपि आकलन भी मापन को स्वीकार करता है, मापन के आधार पर ही आकलन भी होता है, किंतु दोनों में यह फर्क है कि आकलन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, और वहीं मूल्यांकन जो है वो अंत में की जाने वाली प्रक्रिया। सभी कार्य के समाप्ति के अनंतर उस कार्य की क्या फल प्राप्ति हुई, क्या निष्कर्ष निकला, इसको बता देना, एक स्टेटमेंट जो है, एक कथन जो है, वो मूल्यांकन है, और आकलन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आइए इसके पहले उद्देश्य और फिर परिभाषाओं के आधार पर आकलन का अर्थ निकालने का हम प्रयास करेंगे। मित्रों, आकलन के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। यद्यपि अन्य भी इसके उद्देश्य हैं, दो मुख्य उद्देश्यों के आधार पर हम इसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला उद्देश्य है सीखने में सहायता करना। मूल्यांकन क्या था? मूल्यांकन हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आकलन की परिचर्चा कर रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मूल्यांकन क्या था? जब बच्चा किसी पाठ्य वस्तु का अधिगम कर लेता था, तो कितनी मात्रा में अधिगम किया, इसको एक परीक्षा के माध्यम से हम माप लेते थे और माप करके कुछ अंक देते थे। ये था मूल्यांकन। इससे बच्चे के कृत कार्य को एक मात्रात्मक अंक प्रदान किया जाता था और उसके आधार पर उसकी व्याख्या कर दी जाती थी कि इसने 100 में से 80 अंक प्राप्त किया और 20 छात्रों में इसका प्रथम स्थान रहा। ये मूल्यांकन था, कार्य के समाप्ति के अनंतर होता था। वहीं आकलन क्या हो रहा है? सीखने में सहायता दे रहा है, अर्थात जैसे शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, वैसे जैसे उसको अधिगम करना है, शिक्षण के साथ साथ छात्रों का अधिगम हो रहा है, तो इसके साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है आकलन। और आकलन का क्या उद्देश्य है? छात्रों के सीखने में सहायता करना। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो है कक्षा शिक्षण की उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना। उपयुक्त परिस्थिति अर्थात अनुकूल परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जिसमें छात्र जो है वो सीखने के लिए तत्पर हो, तैयार हो, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना भी आकलन का उद्देश्य है। अर्थात किसी बच्चे का आकलन हम इसलिए करते हैं ताकि पाठ्यवस्तु के अधिगम में हम उसकी मदद कर सकें। पहला जो उद्देश्य है सीखने की सहायता, इसका क्या अर्थ हुआ
कि किसी भी बच्चे का आकलन किस लिए करना है, इसलिए ताकि पाठ्यवस्तु के अधिगम में हम उसकी सहायता कर सके। मूल्यांकन में हम क्या करते थे, जो अधिगम कर चुका है उसको एक स्टेटमेंट देते थे। स्टेटमेंट क्या, 100 में से 80 अंक प्राप्त किया, क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया, हो गया। आकलन क्या है, यहां अधिगम वो कैसे करे, किस प्रकार से बेहतर अधिगम हो, किस प्रकार से किन सामग्रियों का उपयोग करे जिससे उसका जो है ज्ञान जो है वो स्थायी बने, इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही कक्षा में छात्रों का एक बड़ा समूह यदि नहीं सीख पा रहा है तो हम अपनी शिक्षण विधि में, प्रविधि में, पाठ्यवस्तु प्रस्तुतिकरण की शैली में, सहायक सामग्री में, शिक्षण के स्तर में भी परिवर्तन करते हुए शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनाने का प्रयास करते हैं ताकि छात्रों का अधिगम हो सके। अब एक चीज ध्यान रखिए, उपयुक्त परिस्थिति निर्माण सिर्फ छात्र के करने से नहीं होगा। अब यहाँ पर शिक्षक का भी आकलन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात आकलन न सिर्फ छात्र का हो रहा है, अपितु छात्र का आकलन करने की प्रक्रिया में अध्यापक यदि छात्रों का एक बड़ा समूह अधिगम नहीं कर पा रहा है तो अध्यापक अपने प्रस्तुतिकरण की शैली में भी परिवर्तन करता है, अपनी शिक्षण की विधि में भी परिवर्तन करता है, कोई प्रविधि नए तरीके से इजाद किया या कोई नवाचार का उपयोग कर रहा है तो उसमें भी परिवर्तन करता है, पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली जो है उसमें परिवर्तन करता है। आपको पता ही होगा कि पाठ्यवस्तु को अलग अलग स्तरों पर उपस्थापित करने के लिए अलग अलग विधाओं का हम प्रयोग करते हैं। जैसे स्मृति स्तर पर पाठ्यवस्तु उपस्थापित करने के लिए अध्यापक हमेशा गेय शैली, पद्यात्मक शैली, इन चीजों का उपयोग करते हैं। वहीं पर जो उच्च स्तर है स्मृति अवबोध स्तर पर, वहां पर कार्य कारण का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो क्रियाकलाप है, उससे पाठ्यवस्तु को जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि छात्रों का अवबोध, छात्र अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और तीसरा जो होता है वो चिंतन स्तर होता है। चिंतन स्तर पर छात्रों के लिए विषय वस्तु रखने के बाद से उनमें और क्या किया जा सकता है, इसके लिए भी, उनके मस्तिष्क विकास करने के लिए भी क्षेत्र को उनके सामने उपस्थापित किया जाता है। तो ये प्रस्तुतिकरण की शैली तीनों स्तरों पर अलग अलग हो रही है। तो आवश्यकता अनुसार अध्यापक अपनी प्रस्तुतिकरण की शैली में भी परिवर्तन करता है। फिर सहायक सामग्री जो ले रहा है या शिक्षण के स्तर में, सब में परिवर्तन करता है और उपयुक्त ऐसा अनुकूल परिस्थिति बनाने का प्रयास करता है जिससे कि छात्रों का अधिगम हो सके। तो देखिए, आकलन में न केवल छात्र का मूल्यांकन हो रहा है अपितु कक्षा के परिस्थिति का, पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करने की शैली का, शिक्षण विधि का, फिर सहायक सामग्री का, प्रविधि का, इन समस्त चीजों के बारे में हम ध्यान रखते हैं, करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसमें सुधार करने से छात्रों का अधिगम बेहतर होगा। साथियों, अब उद्देश्य तो स्पष्ट हो गए, आकलन के क्या उद्देश्य, मुख्यतः दोनों प्रकार के उद्देश्य देखिए, छात्र के परिप्रेक्ष्य में और अध्यापक तथा शिक्षण परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में। अब इसके कुछ परिभाषाओं को देखते हैं, इससे हम अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहली जो परिभाषा है वो एलन के द्वारा 2004 में दी गई परिभाषा है। उसको अंग्रेजी की परिभाषा को हिंदी अनुवाद करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। इनका कहना है कि आकलन कार्यक्रमों को परिमार्जित तथा विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों के अधिगम पर अनुभवजन्य आंकड़ों का उपयोग सम्मिलित करता है। ये इसका चूंकि भावानुवाद ये नहीं है, शब्दानुवाद कई अर्थों में आने के बाद इस तरह से आपको अस्पष्ट सा लग रहा होगा, इसको समझने का एक प्रयास करिए। ये कह रहे हैं कि आकलन कार्यक्रमों को परिमार्जित तथा विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए किया जाता है। इतना स्पष्ट हुआ। किसी भी कार्यक्रम को, कार्यक्रम अर्थात जो शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, इस कार्यक्रम को परिमार्जित करने के लिए आकलन होता है। जैसा कि हम उद्देश्यों को देखें कि यदि बहुत बड़े समूह का नहीं हो पाए, 2-4 बच्चे अगर नहीं सीख पा रहे तो हो सकता है उनका वैयक्तिक भेद हो या अवधान नहीं हो, इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा समूह यदि नहीं सीख पा रहा है, बहुत 40% तक बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो अध्यापक को ध्यान देना होता है और अपने शिक्षणाधिगम का जो कार्यक्रम है,
प्रस्तुतिकरण की शैली इत्यादि उनमें परिमार्जित करना होता है, परिमार्जन करना होता है, और विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए भी होता है। और फिर विद्यार्थियों के अधिगम पर अनुभवजन्य आंकड़ों का उपयोग, अनुभवजन्य अर्थात विद्यार्थी क्यों, कैसे नहीं सीख पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, इन समस्त जो डेटाज आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, जो प्रदत्त हैं, उनका उपयोग किया जाता है आकलन की प्रक्रिया में। दूसरा एरविन की परिभाषा है, 1991 में इन्होंने दिया था परिभाषा। इनका कहना है कि आकलन विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास के संबंध में निष्कर्ष निकालने का एक व्यवस्थित आधार है। बड़े ही स्पष्टता पूर्वक इन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम और विकास के संबंध में निष्कर्ष निकालने का एक आधार है। देखिए, इन्होंने स्टेटमेंट नहीं कहा, यह नहीं कहा कि अंतिम ये कथन है कि छात्र ने इतने अंक पा लिया, अभी तो ये एक बेस है, आधार है निष्कर्ष निकालने का कि बच्चे को किस क्षेत्र में भेजा जा सकता है। दो यहाँ पर क्षेत्र इन्होंने बताया, अधिगम और विकास के संबंध। फिर सूचनाओं को परिभाषित करने, चयन करने, रचना करने, संग्रह करने, विश्लेषण करने तथा विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास में संवर्धन के लिए सूचनाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया है। आकलन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया हो, तो सूचनाओं को परिभाषित करने की प्रक्रिया है। सूचनाएं कौन सी? कोई छात्र कितना अंक पा रहा है, कितना उसका नॉलेज हुआ, कितना विषय वस्तु को का अधिगम किया, इसको परिभाषित करने का आधार होता है आकलन। फिर क्षेत्र का चयन, छात्र को किस क्षेत्र में भेजना चाहिए, कौन सा बेहतर इसका है, इसके चयन करने में सहायता करता है। फिर नवीनता के को जन्म देने में सहायता कर रहा है। कुछ संग्रह करने के, किस क्षेत्र के चीजों को छात्रों के लिए एकत्रित किया जाए, इसके करने में सहायता देता है। और एनालिसिस, विश्लेषण करने में, और विद्यार्थियों के अधिगम और विकास के संवर्धन, अधिगम विकास प्रक्रिया के को बेहतर बनाने के लिए सूचनाओं का, जो भी सूचनाएं हम अलग अलग जगहों से एकत्रित किए, उनको उपयोग करने की जो विधा है वो आकलन है। इसकी प्रक्रिया को ही आकलन कहते हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम आकलन का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आकलन शिक्षणाधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली एक ऐसी सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया है जो छात्रों के अधिगम एवं विकास के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक आदि विविध आयामों का अध्ययन करती है। अब ये एक आकलन क्या निष्कर्ष निकला, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन जैसे पढ़ाई के अंत में किया जाता था, वर्षांत में या आधे अर्धमार्च में किया जाता था, उसके बजाय आकलन क्या है, शिक्षण और अधिगम इन दोनों के साथ साथ चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है और विस्तृत, बहुत विस्तार पूर्वक चलती है। अर्थात छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष। मनोगत्यात्मक में दो क्षेत्र मुख्यतः आते हैं, एक तो अनुभूत्यात्मक और दूसरा जो है अभिप्रेरणात्मक, और कई बार इस यहाँ पर अभिवृत्त्यात्मक का भी परिप्रेक्ष्य लिया जाता है। तो देखिए, अनुभूत्यात्मक आजकल बहुत एक बड़ी समस्या है समाज के सामने कि बहुत अधिक लोगों में यह देखने को मिलता है कि सबकी लगभग संवेदनाएं मर चुकी हैं। हम दूसरों के दुख सुख को देख करके संवेदनशील नहीं हो पाते हैं, और जो व्याख्या करने की मीडिया की शैली है, अखबारों में आप पढ़ते होंगे संवेदनशील इलाके हैं, चुनाव में खूब अखबारों में आता होगा, इसके आधार पर इस शब्द को ही निरर्थक कर दिया गया, इसका अर्थ ही परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर अनुभूत्यात्मक जो उद्देश्य है ना, वो वस्तु परिस्थिति के अनुकूल ढालने की प्रक्रिया है। जब रति है या हास्य है या फिर विभत्स है या करुण है, तो इन जो परिस्थितियों का अनुभव करना भी व्यक्ति को आना चाहिए। संज्ञानात्मकता से तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो अपना विकास प्रक्रिया, उसकी विशिष्टता है, हर व्यक्ति की अपनी कोई विशिष्टता होती है, उस विशिष्टता का अध्ययन। फिर भावात्मक जो है, वो भावात्मक अनुभूत्यात्मक से थोड़ा सा अंतर है, अनुभवजन्य है भावात्मक। जो चीज वो समाज में अनुभव करता है, उस अनुभव के आधार पर कार्य करना। देखिए, अनुभव और अनुभूति में थोड़ा सा ये अंतर है कि अनुभूति जो होती है वो आंतरिक होती है
अनुभव जो होता है वो व्यवहार में दिखाई देता है। जैसे एक व्यक्ति ने, एक बच्चे को ने दिया छुआ और उसका हाथ जल गया, तो जो आगे से वो दिया छूने के से बचेगा, ये उसका अनुभव है। लेकिन जो जला था तो कितना दर्द हुआ, इसकी अनुभूति उसकी स्वयं हुई। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों के अधिगम और विकास के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक मतलब अनुभूत्यात्मक पक्ष और अभिवृत्त्यात्मक पक्ष जो है, इन सभी पक्षों का, आयाम से तात्पर्य सभी डायमेंशन, सभी घटकों का अध्ययन करता है। करने वाली जो प्रक्रिया है वो है आकलन की प्रक्रिया। अब आकलन में किसी मापन उपकरण के आधार पर संगृहीत आंकड़ों का विश्लेषण मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही आधारों पर किया जाता है, जिससे छात्र का अधिगम प्रभावी हो सके तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण हेतु उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण किया जा सके। अर्थात दो पक्ष इसमें आ गए। मापन उपकरण का उपयोग यहाँ पर भी होगा। देखिए, मापक उपकरण अर्थात छात्रों का परीक्षण करने के लिए जो प्रश्न पत्र होगा वो मापक उपकरण का काम करेगा। तो उसके आधार पर जो संगृहीत आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही आधारों पर किया जाता है आकलन में। जबकि जो मूल्यांकन होता है, जो परीक्षा होती है, उसमें केवल मात्रात्मक ज्ञान होता है। छात्र ने लिख दिया तो सही है और नहीं लिखा तो गलत है। क्यों नहीं लिखा, क्या, इन चीजों का वहां पर कोई स्थान नहीं होता है। अतः यहाँ पर गुणात्मकता को भी ध्यान में रखा जाता है आकलन की प्रक्रिया में। और छात्र का अधिगम जिससे प्रभावी हो सके वैसे परिस्थिति निर्माण करने के लिए और शिक्षण हेतु प्रयास किया जाता है अध्यापक के द्वारा। इन सब परिचर्चाओं के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि अब आकलन क्या है। तो सामान्य रूप से कहिए आप कि आकलन जो है वो किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति के जो उसका सार्वभौमिक स्वरूप है, उसका जो एक संपूर्ण स्वरूप है, उसके बाद उसको परिभाषित करने की प्रक्रिया है आकलन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन किसी वस्तु के आधार पर, किसी मापक यंत्र के आधार पर किसी विषय में कितना वो अंक पा रहा है, उस अंक को परिभाषित करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। और आकलन उसके ज्ञानात्मक पक्ष को परिभाषित करने की प्रक्रिया है, भावात्मक पक्ष को परिभाषित करने की प्रक्रिया है, अनुभूत्यात्मक पक्ष को परिभाषित करने की प्रक्रिया है, अभिवृत्त्यात्मक पक्ष को उसको परिभाषित करने की प्रक्रिया है। अर्थात आकलन मूल्यांकन से बहुत विस्तृत है। आकलन एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति जैसे जैसे कार्य करता रहता है वैसे वैसे उसका आकलन होता रहता है। और यह आकलन जो है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही मात्रात्मकता के आधार पर गुणात्मक रूप से किया जाता है। साथियों, आकलन को दरअसल समझ पाना इतनी आसानी से इतने कम समय में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने पिछले व्याख्यान में भी इसका एक स्वरूप देखा था और अभी चर्चा किया, उद्देश्य और परिभाषाओं के आधार पर अर्थ जानने का प्रयास किया। अगले व्याख्यान में जैसे अब हम मूल्यांकन के बारे में जब जानेंगे तो आकलन मूल्यांकन दोनों की तुलना करेंगे। और ये आकलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो निर्माणात्मक आकलन होता है और दूसरा जो होता है वो व्यवहारात्मक या योगात्मक आकलन होता है। इन दोनों के फर्क को जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगर थोड़ा कम समझ में आता है या नहीं होता है और कहीं अस्पष्टता होती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अगले की व्याख्यानों में ये आप श्रृंखलाबद्ध इसको बस सुनिए, समझिए और देखने का प्रयास करिए, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। कोई समस्या होगी तो आप लिख करके बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले में अब हम पहले मूल्यांकन का अर्थ जानेंगे, फिर आकलन मूल्यांकन दोनों की तुलना करेंगे, फिर इन दोनों के अर्थों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले व्याख्यान। तभी तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।